हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीओ प्रेप गुरु। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के। हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगभग 8,500 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ट्रांसफ़र किए हैं। इन बैंक्स को लगभग 22,500 करोड़ रुपए चूना लगाया था विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे भगौड़ों ने। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जान लेते हैं। यह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट के अंदर आता है। इसका मुख्य काम होता है कि जो इम्पॉर्टेंट फिजिकल लॉज हैं, स्पेशल फिजिकल लॉज हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919 जिसे हम शॉर्ट में फेमा बोलते हैं, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जिसे PMLA बोला जाता है। इसके तहत यदि इलीगल फॉरेन फंडिंग हो रही है, राउंड ट्रिपिंग हो रही है, हवाला ट्रांजैक्शन हो रहा है या ब्लैक मनी का किसी तरीके से भी इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर वो नज़र रखता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। इसका फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत जो भगौड़े हैं उसके अगेंस्ट केसेस को भी यह देखता है। फ्यूगिटिव्स मतलब भगौड़े होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है FATF को लेकर के। यह GS2 पॉलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह हॉट टॉपिक बना हुआ है। अभी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने से मना कर दिया है। FATF के बारे में जान लेते हैं। यह इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था G7 के इनिशिएटिव्स की वजह से। इसका हेडक्वार्टर जो है वह पेरिस में है। यह वही जगह है जहाँ पे OECD का हेडक्वार्टर है। दोनों का बिल्डिंग एक है, मतलब एक ही जगह से FATF को भी हैंडल किया जाता है और एक उसी जगह से OECD को भी हैंडल किया जाता है। सो FATF पे कहा जाता है कि शुरू में डेवलप्ड कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था। इस्टेब्लिशर डेवलप्ड कंट्रीज़, कंट्रोलर कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज। अब खैर वैसा नहीं है। इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। इसका मुख्य काम है कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ यदि हो रही हैं उस पर नज़र रखना, उस पर रोक लगाना। हाल के दिनों में यह वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पर जो फंडिंग जा रही है उस पर भी नज़र रखता है और उसको भी रोक लगाने के लिए एक्शन लेता है। एक्शन जो ये लेता है वो दो तरीके से लेता है, या तो उस किसी कंट्री को वो ग्रे लिस्ट में डाल देगा या फिर किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। यदि किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डालता है, इसका सिंपल मतलब होता है कि दैट कंट्रीज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरी, मींस इट इज़ हेल्पिंग द नॉन एक्टर्स इन गेटिंग टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को भी वो बढ़ावा दे रहा है, या दोनों में से कोई एक। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि कंट्री कोऑपरेट तो कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है, पर वहाँ पर कंट्रोल नॉन स्टेट एक्टर्स का इतना अधिक है कि कर पाना मुश्किल है। राइट, पाकिस्तान को इस कैटेगरी में रखा गया है, पर ज़्यादातर कंट्रीज़ ये जानते हैं इट्स एन ओपन रियलिटी दैट पाकिस्तान इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टेरर फंडीज एंड पाकिस्तान इटसेल्फ इज़ ट्रेनिंग टेररिस्ट्स। पाकिस्तान पे इसका असर क्या पड़ेगा? पाकिस्तान को कहा जा रहा है थ्योरेटिकली कि इसे IMF से फंडिंग मिलनी मुश्किल हो जाएगी, वर्ल्ड बैंक से फंडिंग मिलना मुश्किल हो जाएगा और दूसरे इंटरनेशनल बैंक्स हैं उससे फंडिंग मिलना मुश्किल है, इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना मुश्किल है। ऑलरेडी कोरोना से पहले उसका जो फिजिकल सिचुएशन था वो काफ़ी ख़राब था। सऊदी अरब से उसे हेल्प मांगनी पड़ी थी और IMF खुद भी रेडी हुआ था उसे बेल आउट करने के लिए, लोन देने के लिए। इंटरनेशनल बॉयकॉट इसे झेलना पड़ सकता है। ऑलरेडी इसके साथ जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है ऑल ओवर वर्ल्ड वो काफ़ी कम हो रही है। जितना इसका पोटेंशियल है उससे काफ़ी कम ट्रेड इसके साथ होता है बिकॉज ऑफ टेरर एक्टिविटीज़। बट इमीडिएट इम्प्लीकेशंस कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। जो IMF ने कहा था 6 बिलियन लोन्स देने का, उस पर उसने होल्ड नहीं लगाया है। ग्रेजुअली वो 3 साल में धीरे धीरे उसे 6 बिलियन लोन्स देगा भी। नेक्स्ट न्यूज़ है टैप वाटर सप्लाई को लेकर के। यह GS2 पॉलिटी और GS1 सोसाइटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UNDP के रिपोर्ट के अनुसार 117 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें टैप वाटर सप्लाई का पेनिट्रेशन पिछले 1-1.5 सालों में 4 गुना बढ़ चुका है। 7% से 31% हो गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो होते हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 के तहत कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें 117 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके तहत 55 लीटर्स ऑफ वाटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवरी हाउस होल्ड में दिया जाएगा और इसे कहते हैं हर घर नल से जल इनिशिएटिव। इसके तहत टैप वाटर सप्लाई इन्हें दिया जाएगा। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस सबको मिल जाएंगे 2024 तक। ऑलरेडी हर घर जल पॉसिबल हो चुका है गोवा में, तेलंगाना में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और पौंडीचेरी में, एंड अंडमान एंड निकोबार में भी 100% हो चुका है। दैट्स सरप्राइजिंग, अमेजिंग आई मस्ट से।
नेक्स्ट न्यूज़ है गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में। प्रीलिम्स से स्पेशल टॉपिक है ये। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने MOU साइन किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी जो कि गिफ्ट सिटी में है, ताकि वह प्रमोट करे गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को। एक आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जा रहा है जो कि मैरीटाइम रिलेटेड डिस्प्यूट्स को वो हैंडल कर सके, राइट। इसमें जो डिस्प्यूटिंग अथॉरिटीज़ होंगे वो बेसिकली इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे। तो इसके थ्रू इंडिया का मेन पर्पस ये भी है कि ये आर्बिट्रेशन हब भी बन सके। गिफ्ट सिटी के बारे में जान लेते हैं। गिफ्ट सिटी जो है इसका पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि गुजरात में है, साबरमती रिवर के पास में। ये फर्स्ट ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कम इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर होगा, यानी पहला ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहां पर ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है और साथ ही साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीनफील्ड बेसिकली वो होता है जैसे कि हमने कोई ज़मीन खरीदा, बिल्कुल खाली ज़मीन खरीदी और उस पर मकान बनाया, राइट। एक दूसरा भी हो सकता है कि जहाँ पे ऑलरेडी बना बनाया मकान है उसे खरीद लिया। तो ग्रीन फील्ड में क्या है कि हम अपने हिसाब से मकान बना सकते हैं डिज़ाइन करके। ब्राउन फील्ड में ऐसा नहीं है, हम उसको रिफर्बिश करते हैं, रिनोवेट करते हैं, राइट। अब जान लेते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल कभी ना कभी न्यूज़ में रहता ही है। IFSC उन कस्टमर्स को कैटर करेगा जो कि हमारे इंडिया के जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं। उन सेंटर्स, ये सेंटर का मुख्य काम होगा कि जो फाइनेंस है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड सर्विसेज जो एक देश से दूसरे देश के बीच में हो रही हैं, यानी पैसे से रिलेटेड जो लेन देन एक देश से दूसरे देश के बीच में हो रही है, उसको ये हैंडल करने का काम करेगा। जैसे कि फंड रेज करना, किसी को लोन प्रोवाइड करवाना है। एक कंपनी जो कि जापान की है वो लोन देना चाह रही है किसी क्रेडिबल कंपनी को, और C कंपनी जो USA में वो लोन लेना चाह रही है। तो ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यदि उसे एज ए गारंटर बनना पड़े तो उसका भी यह काम करेगा। री इंश्योरेंस का भी काम करेगा, इंश्योरेंस वगैरह भी यह देगा। किसी के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है, राइट, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, किस जगह इन्वेस्ट करे, किस कंट्री में इन्वेस्ट करे, सेंसेक्स में करे या जापान के इसमें करे, तो उससे रिलेटेड जानकारी, हेल्प या प्रदान करेगा, राइट। तो फंड से रिलेटेड जो भी काम हो सकता है यह करेगा, इंक्लूडिंग टैक्स सिस्टम, टैक्स कैसे से बचे, टैक्स पेनाल्टी ना हो, डबल टैक्सेशन ना हो, राइट। इंटरनेशनल मर्जिंग एक्विजिशन में भी यह हेल्प करेगा कि कोई लीगल लॉ प्रॉब्लम ना करे। मर्जिंग एंड एक्विजिशन में मेनली इंटरनेशनल मर्जिंग की बात हो रही है, ट्रांसनेशनल मर्जिंग जो होता है, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है ILO को लेकर के। इट्स अ प्रीलिम्स स्पेशल एवरग्रीन टॉपिक, हर साल किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहता है। ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO के बारे में जानते हैं। ILO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, राइट। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश हुए थे, और उस समय में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही, राइट। उसके बाद ये इस्टेब्लिश हुआ था, खासकर लीग ऑफ नेशन जब इस्टेब्लिश हुए थे तो इसको हेल्प करने की ILO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसे नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। और 1946 में जब लीग ऑफ नेशन फेल कर गया, राइट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और 1946 में जब UN बना तो उसमें यह पहला स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना UN का। यह एकमात्र UN का ट्राइपार्टाइट UN एजेंसी है। ट्राइपार्टाइट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट, एम्प्लॉय और वर्कर, यानी 3 स्टेक होल्डर्स, ये तीनों को जोड़ने वाला UN का एकमात्र एजेंसी है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। INS विक्रांत के बारे में जानते हैं। अब ये फर्स्ट इंडाइजेनस एयरक्राफ्ट होगा जब ये 2022 में कमीशन कर दिया जाएगा, और ये एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर होगा इंडिया का, इंडाइजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर, आई मीन टू से। एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी इंडिया के पास है, INS विक्रमादित्य, काफ़ी पॉपुलर भी है ये, राइट। विक्रमादित्य की तरह ही इसका भी जो रनवे होगा वो शॉर्ट होगा, और रिकवरी भी जो है अरेस्टेड सिस्टम पे होगा। मींस कि शॉर्ट डिस्टेंस से ही टेक ऑफ और लैंडिंग इस पे किया जा सकेगा। तो वैसे ही एयरक्राफ्ट जो शॉर्ट डिस्टेंस पर टेक ऑफ और शॉर्ट डिस्टेंस पर लैंडिंग कर सकते हैं वही इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। तो इससे नेवल कैपेसिटी इंडिया की और एयरक्राफ्ट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। Since it is developed by DRDO, so it's desi, indigenous.
इट विल बी हैविंग ए स्टेट ऑफ द आर्ट किट, गाइडेंस किट, जो कि हमारा जो इंडाइजेनस जीपीएस है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से इंटीग्रेटेड होगा, यानी कि IRNSS इसे गाइड करेगा कि किस तरीके से टारगेट को हिट कर सकते हैं। वॉर के समय में पिछली बार कारगिल के युद्ध में क्या हुआ था कि जो अमेरिका है वो जीपीएस को एक्सेस देने से उसने मना कर दिया था, पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वी आर हैविंग आवर ओन जीपीएस सिस्टम। इसके रेंज को एक्सटेंड करके 70 to 80 किलोमीटर कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।